तो आज जो चैप्टर अपन को पढ़ना है इसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, इसके हिंदी मीनिंग का पता होना से मतलब ये पूरा मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि आपने बोल दिया औपनिवेशिकवाद, तो औपनिवेशिकवाद को कैसे एलैबोरेट करोगे, कैसे समझाओगे? तो उसके लिए पहले इन शब्द की गहराई को समझना पड़ेगी कि कॉलोनिज्म जो टर्म है वो एक्चुअली है क्या। याद तो हम समझ जाएंगे, अपनी कंट्री का है, एक बार बोल देंगे कि आपने पहले सुना भी होगा, लेकिन औपनिवेशिकवाद या फिर उपनिवेशिकवाद ये आपने पहली बार सुना है। तो औपनिवेशिकवाद क्या होता है कि आपने देखा इंडिया यहाँ और यूरोप यहाँ, जब तक वास्को डी गामा पुर्तगाल से यहाँ पर नहीं आया था व्यापार करने के लिए, तब तक वो रास्ता खोजा नहीं गया था जहां से यूरोप से आने वाले देशों के लिए इंडिया का मार्ग खुल रहा था। पहली बार वास्को डी गामा आया, ठीक है, तो उसने वो रास्ता बताया पुर्तगाल को जो कि यूरोपीय थे। अब यूरोप में एक कंट्री तो है नहीं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, दूसरी कंट्रीज है, ऐसे ही यूरोप में जो है और भी अलग अलग कंट्रीज हैं। तो उनको एक रास्ता मिल गया था यहाँ तक आने के लिए। अब वो क्या है, हमसे बहुत ही अपडेट थे हर चीज में, कपड़े पहनने में, चीजों का यूज करने में, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, हर चीज में वो हमसे करीबन 20 से 30 साल आगे रहते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर क्या है, मार्केट स्टेबल किया। सबसे पहले उन्होंने वहां पर बिजनेस करना चालू किया। जब वो बिजनेस वहां पर बहुत ही कंपटीशन भरा हो गया, तो उन्होंने क्या है, दूसरी जगहों को खोजना चालू करा। किसकी खोज में कि वहां से उन्हें और प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। अब यहाँ की चीज, सॉरी कश्मीर की चीज अगर आप गुना में लाके बेचोगे तो महंगी बेच सकते हो, और वही चीज अगर कश्मीर में जाके बेचोगे तो वो सस्ती बिकेगी। तो यही पॉलिसी अंग्रेजों की थी। अब वो सबसे पहले पोर्टुगीज में वास्को डी गामा आया, उसके बाद धीरे धीरे अपने जो डच आ गए हॉलैंड से, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर कौन आए, ब्रिटिशर्स में जो मेन पहली कंपनी जिसने इंडिया पर अधिकार करना अपना स्टार्ट किया था वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ट्रेड के पर्पस से यहाँ पर राज किया, सूरत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई, फिर धीरे धीरे सबसे पहले इन्होंने काय को कैप्चर किया, पूरे बंगाल को कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने सारे राजाओं को आपस में लड़वाया और अपनी सेना बुला बुला के और उनके साथ दूसरे राजाओं के साथ मिलके राजाओं को महज क्या बना दिया, एक कठपुतली, कि आप सिर्फ नाम के राजा हो, रूल जो चल रहा है किसका चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही ये पूरा भारत किसकी शरण में चला गया था, कॉलोनिज्म की शरण में। यानी हम जो है अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, स्लेव हो गए थे, स्लेवरी अंडर द रूल ऑफ अदर्स, इसी टर्म को बोला जाता है कॉलोनिज्म। अब अंग्रेजों ने सिर्फ भारत देश को गुलाम नहीं बनाया, यहाँ पर कॉलोनिज्म टर्म जो है उन्होंने स्थापित की, ठीक है। अब उसके बाद में अपन जो दूसरी टर्म समझ रहे हैं वो है आपका कंट्री साइड। तो कंट्री साइड इंडिया का वो इलाका है, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर पूरी इंडिया की जो थी उस टाइम की मेन ऑक्यूपेशन थी। अब एग्रीकल्चर कहाँ होता है, विलेजेस में, ठीक है, तो विलेजेस से सारा पैसा आ रहा था, तो उसी पूरा जो विलेज एरिया, जो खेती बाड़ी वाला एरिया जो था, उसी को यहाँ पर कंट्री साइड बोला गया, और हिंदी शुद्ध भाषा में उसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, देहा, ठीक है। आगे दोनों सब चीजें समझ में। अब इस चैप्टर में अपन को क्या समझना है, क्लियर वर्ड्स में लिखा है भारत में कॉलोनिज्म से कंट्री साइड पर क्या क्या असर पड़ा और कैसे पड़ा, ये पूरा इस चैप्टर में हमको समझना है। अब इसमें आपको आगे टैक्स के सिस्टम आएंगे अलग अलग, कौन कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ये आएगा, इस टाइप से टैक्स हुए, उसके बाद एक युद्ध के बारे में भी डिटेल है, तो ये आगे अपन इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इंडिया में जो कॉलोनिज्म की एक्चुअल शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों के आने के बाद से ही हुई थी, ठीक है। और भी अंग्रेज यूरोप से जो और विदेशी लोग आए थे, पुर्तगाली हुए, डच हुए,
ये अकबर उस हद तक कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या है, सबसे पहले दोस्ती बनाई किससे, मुगल साम्राज्य के शासकों से, और उनसे धीरे धीरे सारी परमिशन लेके उन्होंने सारे इंडिया को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। अब कॉलोनिज्म का मीनिंग आपको पहले ही समझा दिया है मैंने, स्लेवरी अंडर द रूल ऑफ अदर्स। ठीक है, ये क्या करते थे, स्लेव मेकिंग आइडियोलॉजी पर पहले काम करते थे। ठीक है, क्या है, दूसरे देश में गए, वहां पर व्यापार सेटअप किया, वहां के लोगों, तो आपका कॉलोनिज्म स्टार्ट होता है अंग्रेजों को आने के बाद से। ठीक है, लगभग 15वीं सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था ये, और खत्म हुआ है 1947 में जाकर। ठीक है, करीबन 300 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी में गुजारे। ठीक है, अब उसमें क्या था, सबसे पहले शुरुआत होती है जो ये टैक्स सिस्टम की, वो होती है कब से, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे अपन, कब हुआ था, 23 जून 1757। ठीक है, 1757 23 जून को ये हुआ था, गंगा नदी के किनारे। कहां पर हुआ था, नादिया, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहां पर ये एक्चुअल में फॉट की गई थी बैटल, और ये नादिया जो है मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, अब किसके बीच में हुई थी सर बैटल ऑफ प्लासी, तो वो हुई थी नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मैंने आपको पहले बताया था कि अंग्रेज सबसे पहले कहां पर आए, बंगाल में। ठीक है, इन्होंने अपना राज जमाना चालू किया, लेकिन सिराजुद्दौला ने इनकी बात नहीं मानी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपनी सेना के साथ सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, उसको हराने के बाद उन्होंने एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया। ठीक है, नया टैक्स सिस्टम, जिससे वो बैटल ऑफ प्लासी में हुए युद्ध से जितना भी उन्हें लॉस हुआ, जो सिस्टम उनके बिगड़ गए थे, उनको कवर कर सके। उस सिस्टम का नाम था जमींदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। जमींदार क्या होता है, इसके बारे में हम पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले में एक्चुअली। ठीक है, इसको और क्या बोला गया, परमानेंट सेटलमेंट। ये वो नाम है जिस नाम से सबसे ज्यादा इसे बुलाया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट इज आल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। इसको और एक नाम से बुलाया जाता है इस्तिमरारी बंदोबस्त। क्या बोला जाता है इससे, इस्तिमरारी बंदोबस्त। तब इसमें क्या था, 90% ऑफ लैंड एरिया ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक एंड बनारस वाज कंट्रोल्ड अंडर दिस सिस्टम। इसमें क्या है, इस पूरे एरिया में, मतलब 9 जैसे पूरे सपोज दैट ये अपना पूरा इंडिया है। ठीक है, ये अपना पूरा इंडिया है जो ब्रिटिश के कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिश, अंग्रेजों के कंट्रोल में। तो इसका अलग अलग परसेंटेज जो भाग था, उस पर उन्होंने अलग अलग अपने टैक्स और लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाए। ठीक है, कुछ जगह 90% एरिया पर ये था, 51% पे ये था, 30% पे ये था। अलग अलग टाइम पीरियड भी आएंगे इसमें, कि इतने से इतने समय तक ये था, इतने से इतने समय तक ये था। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दी है डिटेल में, तो उसमें अपन को यहाँ से क्या है, बस ये याद रखना है। ठीक है, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि परमानेंट सेटलमेंट जो है इंडिया के किस एरिया में लागू नहीं किया गया था। ये नहीं आएगा कभी क्वेश्चन कि कौन से में किया गया था, क्योंकि ये तो तुमने याद करा होगा। ठीक है, वो ये कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। जमींदारी सिस्टम के साथ में क्या देंगे वो ऑप्शन में आपको, ये सारे, और एक होगा इनमें से। ठीक है, इस टाइप से वो कंफ्यूज करके पूछते हैं। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि बिहार, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक, बंगाल और बनारस में ये सिस्टम लागू किया गया था। अब भाई सर लागू किसने किया था जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सबसे इफेक्टिव तरीके से लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे उसको चलाने के लिए उसका एक सबसे बड़ा जो राजा होता है, अधिकारी होता है इंडिया में, उसको चलाने के लिए उसी को गवर्नर जनरल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इस सिस्टम के और क्या, मतलब इस सिस्टम में क्या था, फिक्स टैक्स था। क्या था, उन्होंने एक टैक्स फिक्स कर दिया और जमींदार से बोल दिया कि भाई इतने से इतने टाइम में आपको ये टैक्स कलेक्ट करके हमारे पास लाना है। ठीक है, अब इस टैक्स के अंदर एक चीज ये भी थी कि जमींदार को थोड़ी सी छूट मिल जाया करती थी कि अगर उसको भी टैक्स भरना रहता है तो उसको थोड़ी सी छूट टैक्स में मिल जाया करती थी। इसको सनसेट मेथड भी बोला गया। क्या बोला गया इसको? सनसेट मेथड। 75% ऑफ जमींदार वर
जमींदारी सिस्टम के आने के बाद जितने भी जमींदार थे उनको 75 उनमें से 75% को क्या है एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए। उसके बाद आता है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, रैयतवाड़ी आप रैयत का मीनिंग पिछले चैप्टर में समझ चुके हो। ठीक है, एक टाइप के किसान थे। ठीक है, एक टाइप के किसान थे जिन्हें रैयत बोला जाता था उस टाइम पे। अब इसमें क्या था, वो वाले किसान जिसको अपन ने क्या कर दिया, या देखो नीचे लिखा है ओनर ऑफ द लैंड। यहाँ पर क्या था, हम जमीन का जो मालिकाना हक वो किसको दे देते थे, किसान को, कि भाई अब ये जमीन तुम्हारी है, तुम इस पर खेती करो और फिर क्या है इससे जो भी उपज आए उसमें से अपना टैक्स भरकर बचा हुआ हिस्सा अपने पास रखो। ठीक है, अब ये टैक्स सिस्टम जो था वो कहाँ का लागू था, मद्रास में, असम में, मुंबई में। ठीक है, और बारमहल डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले ये लागू किया गया था। मैंने अलग से नाम यहाँ पर इसलिए रखा है यहाँ पर कि इस जगह सबसे पहले सिस्टम लागू किया गया था। कहाँ पर, बारमहल डिस्ट्रिक्ट में। अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आया था, डीपली पूछना होगा कि ऐसा कौन सा जगह है इंडिया की जहाँ पर सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था, तो कहाँ पर, बारमहल डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें क्या रहता था, डायरेक्टली कंपनी को टैक्स जमा करना होता था। फार्मर्स जो थे वो खुद जाकर भी कंपनी को टैक्स जमा कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, फार्मर किसको टैक्स दे रहे थे, जमींदार। यहाँ पर किससे कॉन्टेक्ट हो गया, अपने जितने भी टैक्स रेवेन्यू जितने भी जो भर रहे थे उनका किससे हो गया डायरेक्ट कनेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद किसने लागू किया था, ये मेन चीज है यहाँ की, किसने लागू किया था, कैप्टन मुनरो। किसने लागू किया था, कैप्टन मुनरो ने। रॉयतवाड़ी सिस्टम आया तो कैप्टन मुनरो, जमींदारी सिस्टम आया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसमें वो मैंने बता ही दिया आपको, ओनर ऑफ द लैंड कौन होता था, फार्मर। कितने साल तक चला ये, अप टू 30 इयर्स। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इस सिस्टम के आने वाले से डिक्लाइन इन रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में एक तरह का डिक्लाइन आ गया, मतलब रूरल इकोनॉमी धीरे धीरे पुअरेस्ट कंडीशन तक पहुंच गई अपनी। लगभग 180000 और बहुत सारे जीरो, मतलब इतना लैंड रिमेन फेलो, मतलब इतना जो लैंड था वो खाली छोड़ दिया गया। अब सर खाली क्यों छोड़ दिया गया, खाली इसलिए छोड़ दिया गया, अब डायरेक्ट ओनर ऑफ द लैंड कौन हो गया, ओनर ऑफ द लैंड कौन हो गया, अपने फार्मर्स हो गए। अब फार्मर को लैंड को बोने के लिए पैसा और सारी गृहस्थी भी तो चाहिए, लेकिन उनके पास पूरी तरीके से वो चीज अवेलेबल नहीं होती थी। कुछ पैसा उनको टैक्स में भी देना पड़ता था, इसलिए क्या है, बहुत सारा लैंड जो है खाली छूट गया था उस टाइम पे। तीसरा जो सिस्टम है वो आपका महलवाड़ी सिस्टम। क्या नाम है इसका, महलवाड़ी सिस्टम। महल का मतलब है कौन, राजा, और वाड़ी मतलब उसके जितने भी रिप्रेजेंट। महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, महल और वाड़ी दो टर्म, ये समझ लो, ये जमींदार और ये किसान। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये सिस्टम चलता था। 30% कॉलोनियल लेवल पर इंडिया पर ये लागू किया गया था, और लॉर्ड वीजली ने इसको चलाया। किसने चलाया था, लॉर्ड वीजली। ये कौन था, गवर्नर जनरल। ये तीनों गवर्नर जनरल हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यूपी और पंजाब में और सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल मतलब मध्य प्रांत, जिसको क्या कहते हैं अभी अपन, एमपी में ये सिस्टम लागू किया था। इसमें टैक्स कलेक्टर मेनली कौन होता था, मुकद्दम प्रधान। ठीक है, इससे पहले वाला जब चैप्टर अपन ने पढ़ा था, मुकद्दम एक टर्म आई थी, इसमें मुकद्दम एक टर्म आई थी इसमें, यानी पंचायत का जो मुखिया होता था, जो सारे डिसीजन लेता था, वही कौन होता था, मुकद्दम प्रधान। ठीक है, तो यही इस टैक्स के बारे में मेन चीजें हैं। अब इन टैक्स के लगाने से क्या इफेक्ट पड़े, क्या इनके कॉस्ट थे, क्या इनसे रिजल्ट मिला, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट पार्ट